नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माफ़ी चाहूँगी, अभी कहीं व्यस्तता के कारण मैं आगे के भाग अपलोड नहीं कर पाई। कोशिश करूँगी कि अब ये क्रम ना टूटे। धन्यवाद। शुरू करती हूँ अगला भाग। धूल पौधों पर, ये लास्ट भाग है इसका, तो प्लीज़ अच्छे से सुने, फिर अपना इस पे मत रखें। एक समय था जब इस आदमी के मन का करने की दिशा में वह किसी भी हद तक गई थी। दीक्षा, पूजा पाठ में, इसके उत्साह में वह बराबरी का साथ देती थी। यह लंगर का आयोजन करता तो वह 200-200 लोगों के लिए खाना बनाती, सवेरे से लग जाती दिन भर रसोई में। पूजा पाठ के मौक़ों पर दूसरी औरतों के साथ नाचती, कभी कभी तो तब तक नाचती जब तक पैरों में छाले न पड़ जाएं। विरक्ति होना उससे तब शुरू हुई जब उसको लगा कि इसके अंदर धर्म का सत्व तो है ही नहीं। धर्म में जो करुणा होती है वो तो इसे छू भी नहीं रही, सिर्फ बाहरी आडंबर दिखावे में लगा हुआ। धर्म इसे थोड़ा बहुत भीतर से बदले तो ठीक भी। कैसा उसका जीवन के 2 कदम आगे जाकर 2.5 कदम पीछे आ जाता, फिर वहीं जहाँ तब था। जब प्रेम प्रकाश जीवन में आए, वे कहते थे जीवन में ऐसा होता रहता है, आगे जाना फिर वापस आना, फिर आगे जाना फिर लौट आना। हुआ भी वही, जस का तस पहले जैसा। आगे 2-4 कदम उठाए भी तो 10 कदम पीछे आ गए। इस चौखट से जो चिपका था जीवन, यहाँ से उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। गलती उसी से हुई थी, एक मौका मिला तो था, उसी रास्ते चली जाती सीध में आगे आगे। लेकिन क्या, अकेली थी। असुरक्षा की भावना से, आत्मविश्वास की कमी से कहीं न कहीं बेटे की आड़ लेकर फिर वापस आ गई। और अब उसी बेटे के मन पर कैसे कैसे प्रहार होते देख रही है। वो बाप उसका जो रोज़ पी के खड़ा होता है, एक नया नाटक रोज़ करता, रोज़ तमाशे खड़े करता है, अपनी बीवी को सरेआम बदनाम करता। उसे जरा भी ये ख्याल नहीं आता कि हमारे बच्चे के मन पर कैसा असर पड़ेगा। उसका किशोर मन माँ बाप की कौन सी छवि अंकित कर रहा है। शराबी बाप, व्यभिचारिणी माँ, अगर किसी तरह दिख जाता यह होना है तो मैं कभी न लौटती। अब यहाँ से फिर कभी निकल भागने का मौका कब हाथ आएगा नहीं जानती। इस घर से वह चिपकी है, और चिपकी है उसकी हताशा। जैसे मशीन को नट बोल्ट से कस दिया जाता है और वह वहीं खड़खड़ाती रहती है, वैसे ही वह स्कूल घर, घर स्कूल, घर के काम, फिर स्कूल के काम। कोई ऐसी जगह नहीं दुनिया में जहाँ वो चैन से छुट्टियाँ भी बिता सके, जहाँ कुछ नया परिवर्तन उसमें आ सके। उम्र नहीं हुई अभी तक इतनी, लेकिन फिर भी जिंदगी से उबाऊ आने लगी थी उसको। महीने गुजर जाते यूं ही, न हंसना, न कुछ नयापन, कोई दिशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अंदर से उत्साह ही खत्म हो रहा था उसका। 25-30 की उम्र में वह जिंदगी से ऊब खाने लगी थी, खिंच रही थी जिंदगी उसकी। ऐसी हो रखी थी जैसे गीले कच्चे फर्श पर रेंगता हुआ केचुआ, धूल भरा लिसलिसा। जिनमें उत्साह नहीं बचता, क्या वो जीते नहीं आखिर? जी रही थी, लेकिन उसे प्रेम प्रकाश ने सुलगा दिया था। उम्मीद, उत्साह, गति, सपने,
सब तारों की भांति एकदम उसमें फूट पड़े थे। जीवन एकदम प्रकाशमान लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में कहाँ गुम हो गए। वही काली अंधेरी रात, नक्षत्र विहीन, सूनी और पहले से भी ज़्यादा भयावह। प्रेम प्रकाश भी इस बीच कहाँ झर गए पता ही नहीं चला, क्योंकि ये उसका खुद का निर्णय था कि वह स्वयं के निर्णय स्वयं ही लेगी और स्वावलंबी बनेगी। वो चाहते भी थे कि वो स्वावलंबी बने। अब जीवन नहीं होना, जीवन में मशीन की तरह यहीं गड़ी पड़ी रहेगी, यूं ही खड़खड़ चलती रहेगी। 5-6 साल में सिद्धार्थ भी अपना भला बुरा सोचने लायक हो जाएगा। वह भी 35-40 छूने को आ जाएगी। बस जिंदगी खत्म। कितनी जिंदगियां इस तरह भी होती हैं जो अधरास्ते में ही यूं ही खत्म हो जाती हैं। वह सोच रहे थे, वह आना तो चाहती थी इतने दिनों बाद, फिर गेट खोलेगी। वो सोच रहे थे कि जैसे वो तब आई थी कॉलेज में बुलाने के लिए, कैसी खुनक थी उसकी आवाज़ में, कितना आत्मविश्वास था। लेकिन आज कितनी दबी दबी और जिंदगी से पस्त हो रही है। क्या बना डाला मैंने उसका जीवन। हाँ, मैं जिम्मेवार हूँ। वह तो नई उम्र की थी, मैं खुद भावनाओं में बहता चला गया, उसे भी बहा ले गया। इधर जरूर जब वह लौटकर आई और मुझे लगा कि वह अपना घर संभालने में लगी है, मैंने खुद को खींच कर रखा। स्वयं को बार बार समझाया, मुझे दैहिक मोह से ऊपर उठना चाहिए। वह आ रही है, फिर वही सवाल उठेगा जो हमेशा उठता था। उस लड़की ने, एक सोचने की बात है, क्या पाया जीवन में। जिस जिस पर सिर टिकाया वह उससे छूटता चला गया। माँ, पिता, भाई, पति और अंत में मैं भी। उसकी माँ एक प्रेमिका, कहीं से आए किसी विवाहित व्यक्ति से मन मिल गया हो तो उसने अपना सब कुछ उसे दे बैठी। जब तक जीवित रही अपने जाए बच्चों को खुद ही चिपकाए भी रही कि प्रेमी के पारिवारिक जीवन में खलल ना पड़े। उसका पिता प्रेम को स्वीकारा भी। प्रेमिका के देहांत के बाद परिवार कलह का जोखिम उठाते हुए अपने प्रेम के फूलों को घर ले आया। जब तक जीवित रहा उन बच्चों को परवरिश दी, प्रेम दिया। ये दोनों कहाँ से गलत थे। दो प्रेमियों ने अपना प्रेम धर्म निभाया। दो प्रेमियों की इस संतान में अगर प्रेम की प्यास है तो अचरज क्या उसमें नहीं होगा तो किस में होगा। उसका भाई माता पिता की अनुपस्थिति में उसे अपनी बहन के चारों तरफ ऐसा घेरा बना रखा था कि कोई भी उसको हाथ न लगा पाए। लेकिन मृतकों की दुनिया से उठकर ये तीनों मुझ तक आ जाते। वो सोच रही थी, भरे भरे जिस्म वाली चमकते सांवले रंग की स्त्री, नाक में बड़ी लौंग, कानों में झूलते बड़े बड़े बुंदे, मांग पर पड़ी चांदी की जंजीर जिसका एक छोर माथे पर है, जहाँ जंजीर की ही चपटी चपटी चंद्राकार बिंदिया सी माथे पर इधर उधर होती है। चंद्राकार सिरे वाली जंजीर कभी मांग में इधर से उधर सरक जाती। वह अपनी रसोई के काले बर्तनों को राख से घिस रही। खेमे में लगी बंजारों की बस्ती से धुआं उठ रहा है। कोई 100 गज की दूरी पर उनके बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ एक नन्ही मुन्नी गोरी लड़की जिसकी बाहें बेहद चिकनी, भरे जिस्म वाली औरत थोड़ी दूर पर खेलते अपने लड़कों को आवाज़ देती है,
चंदू बेटा, चुनमुन का ख्याल रखना। वह आवाज़ मुझ तक आती है, मैं उसे सुन सकता हूँ। ये कवि की कल्पना है उस लड़की के बारे में। वह क्या है ये तो वह स्वयं भी नहीं जानती। जमीन पर पड़ा चादर में लिपटा एक मृत शरीर, नथनों पर रुई, सहसा चादर उठाकर उठ बैठता है। उतरती अवस्था, ढीला चेहरा, मृदुल मृदुल, माथे पर पूजा की सफ़ेद बड़ी बिंदी, सिर पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल, स्नेहसिक्त मूर्ति, मिठास ही मिठास। वह कपड़े के जूतों में पैर डाल बाहर को निकलता है। चंदू, कहाँ हो तुम? मैंने तुम दोनों के लिए खुद को बहुत संभाल कर रखा था। अपनी छोटी बहन को संभालना बेटा। कहाँ हो तुम? तुम्हारी साइकिल कहाँ है? मेरी आंखें साइकिल तलाशने लगती हैं। आग के बवंडर में घिरा, उसे फाड़ कर बाहर आने की कोशिश करता एक युवक, दुबला पतला, पायजामा कमीज चप्पल में, हाथों में आग की लपटों को हटाता हुआ। पिताजी, मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, मैं आता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ। जो उसका भाई था, जिसे जबरदस्ती आग में डाल दिया गया था। सफ़ेद कमीज पायजामा लाल लाल लपटों में धू धू करते मेरी तरफ आ रहे हैं। वह अगर आज होता तो मुझसे थोड़ा ही छोटा होता। मैं अपनी बहन का सिर्फ पति हूँ। इस लड़की का माँ, पिता, भाई भी हूँ। मैं अपनी पति का सिर्फ पति हूँ, पत्नी का सिर्फ पति हूँ। इस लड़की का माँ, पिता, भाई भी सब कुछ हूँ। सब एक उसमें गुथे हुए, जिसमें प्रेमी कह सकते हैं। मेरे रहने या न रहने से पत्नी के जीवन का कुछ नहीं होगा। थोड़ा मानसिक क्लेश हो, बड़े लोगों की लग्जरी, पत्नी ऐसे ही रहती रहेगी, लेकिन इस लड़की के तो जीवन मरण का प्रश्न है। यह अपने माता पिता, भाई के रास्ते जा सकती है। वह सोच रहे हैं जो सब पाना इस लड़की का हक था, माँ, बाप, भाई, ठीक ठीक पति भी उसे नहीं मिला। इन लोगों की थोड़ी थोड़ी प्रतीति उसे मेरे रास्ते मिलती है तो जैसे उसमें प्राण पड़ जाते हैं। मेरे व्रत से चिपके अन्य सब लोग, उन लोगों की चिंता करूं या इसकी। नन्ही मुन्नी चुनमुन, मिठास भरे एक पिता की चुनमुन, चुनमुन जिसका न बचपन हुआ न युवावस्था, आगे भी शून्य। लेकिन प्रेम की जैसी अगाध प्यास उसमें है। क्या कभी किसी की बुझी जो इसकी ही बुझेगी? देर सवेर उसे ठंडे सूखे जीवन पर उतरना होगा, चाहे मेरे या किसी के साथ जाए। प्रेम तो हवा में एक उछाल है, कोई कब तक हवा में टंगा रह सकता है। उस लड़की का जीव अगर प्रेम ही प्रेम है, कोई जरूरी नहीं वह मेरा भी हो। मैं मकड़ी की नस्ल का हो सकता हूँ, अपने लिए एक जाल बुनता, उसी पर रेंगता। दोनों को अपने अपने जीवन को पहचानने, अपने अपने स्वभाव में के ही अनुसार चलना पड़ता है। अधिकार क्या, वे चलेंगे ही वैसे। वह अगर मुझे अपने जैसा नहीं बना पाती तो सोचती है मर रही है, जबकि मैं सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा हूँ, उस लड़की के लिए, प्रेम को लिए हुए भी।
वह अज्ञान है, रौ में बहती चली जाती है, स्वयं को स्थिर करना नहीं सीख रही। उसे बचना है तो वह सीखना ही होगा। कैसे सीखेगी? मैं उसे सिखाऊंगा या फिर जीवन के थपेड़े? मैं हूँ उसे थपेड़ों से बचाने की फिराक में रहता भी हूँ, लेकिन कैसे? वह जैसा प्रेम चाहती है नहीं दे सकता। अपने जैसा देता हूँ कि वह बची तो रहे कम से कम। लेकिन कब तक वह मेरे माध्यम से बचने और मैं उसे बचाने की चेष्टाएं करता रहूँगा? क्या मैं उसके जीवन को कोई नई दिशा दे सकता हूँ? और ये बचाना, बचना, दिशा देना, ये सब क्या भ्रम नहीं है? जिंदगी की एक रहस्यात्मकता है कि वह थोड़ी दूर तक हमें ऐसे भ्रमों में चलने का सुख देती है, फिर एकाएक खुद प्रकट होकर भ्रमजाल को तार तार कर देती है। हम जिंदगी को देख नहीं पाते, पर जो हुआ उसे जरूर देख पाते हैं। उसे ही हम नियति कहते हैं। शायद भ्रमों को जीना अपनी अपनी नियति के प्रकट होने तक यही है जो हम कर सकते हैं। उसके बाद अपनी अपनी नियति को ढोना। क्या है ये नियति जाल? भल भल कर वह लौट कर तो आई। अब तक के पूरे हाल सुनाने के बाद उसने कहा, मैंने सोचा था कि अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूं, आपको परेशान न करूं, लेकिन मैं क्या करूं? अगर आपके बिना मेरा चलता नहीं, ऐसा लगता है लौट आना बड़ी गलती थी जो मैंने की। मैं सांप सीढ़ी जिंदगी के खेल रही थी और मैं सांप के मुंह में आ गई। मैंने सुधरने की कोशिश की, हालात और बदतर होते चले गए। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। आपसे दूर रहकर भी देख लिया, अब क्या सोचती हो? कुछ नहीं सोच पाती। आप कुछ सोच सके? किस बारे में? अपने बारे में, मेरे बारे में? तुमने सही कहा था कि मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा मैं किस तरह का बना हूँ। उसने अपने लिए कुछ खींच कर हासिल करने की बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों को देना, उसे ही वरीयता दी। उसी के तहत मैं तुम्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसी की यह मांग कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। तुम तो कमा सकती हो, वह तो बैंक से रुपए निकालना भी नहीं जानती। मैं अगर तुम्हारी सहायता को आगे आ सकता हूँ तो उसे असहाय कैसे छोड़ सकता हूँ? आप उन्हें प्यार नहीं करते। प्यार भले न हो, हमने इतने साल साथ बिताए हैं, साथ चले हैं। वह कुछ न हो, सहयात्री तो है, उसे बीच रास्ते क्या छोड़ देना सही है? फिर जिस मुकाम पर अब मैं हूँ, वहाँ पहुँचते पहुँचते जिंदगी आपके इर्द गिर्द एक जाल बुन चुकी होती है। वह जाल ही आपकी पहचान होता है। मेरा जो जाल है वह यह पद, समाज में यह प्रतिष्ठा, ऐसा व्यक्ति जैसे तारों से बना है, बन गया है। अगर मैं इस जाल को फाड़ता हूँ तो अपनी पहचान भी खो बैठूंगा। यह तो समाज में आपकी पहचान है, असली पहचान तो भीतर की होती है। हाँ, तुम सही कहती हो, पर साधारण आदमी बाहर की उसी पहचान को छाती से लगाकर जीता है। आप साधारण आदमी नहीं हैं। जीने के स्तर पर सभी साधारण होते हैं। तुम्हारे जीवन को मैं पूर्णता नहीं दे सकता, शायद कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा बेटा किसी को स्वीकार नहीं कर पाएगा और तुम उसे छोड़ने की लाख कहो छोड़ नहीं सकोगी। तैस में छोड़ भी दो तो मन से विभक्त हो रहोगी। माने हमारा प्यार कुछ नहीं। जो पिछले सालों हमने एक दूसरे को लिया दिया वह कुछ नहीं।
वह सबसे बड़ा सच है, यही तो मुश्किल है। ऐसा उलझा कर रख देती है जिंदगी, सच हो कि वह दिखाई नहीं देता। मैं ये रहस्य भरी बातें नहीं जानती, सीधे सीधे जानना चाहती हूँ कि आप क्या हैं मेरे जीवन में, और मुझे आज ही जानना है, अभी इसी वक्त। वह एकाएक हल्के तैस में आ गई थी, जैसे अक्सर आ जाती थी। प्रेम प्रकाश अचकचा गए, संभाला उन्होंने खुद को। तुम कहा करती थी ना कि मैं सोचता बहुत हूँ। सोचते हुए अगर हम कहीं नहीं पहुँच पाते तो क्यों न जीवन में जहाँ हमें पहुँचा दिया है उसे ही अपना सोचा हुआ मान लें। तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या हूँ तुम्हारे जीवन में, तो सुनो, ये पूरे उपन्यास का सार है। जीवन ने मुझे तुम्हारा जो बना दिया है, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ। जो जो तुमसे छिनता चला गया, जो तुम्हें नहीं मिला, वह प्रेम भी हूँ। वह सब हूँ मैं तुम्हारा मायका हूँ, जो तुम्हें नसीब नहीं हुआ। मायका माने वह जगह जहाँ भारतीय लड़की हर तकलीफ के वक्त पहुँचती है, वहाँ संभलती है और फिर आगे चल पड़ती है। लेकिन बदनसीबी इस समाज की, आज वो मायके भी नहीं बच रहे कि जहाँ लड़की जाए। माँ बाप शादी करके लड़की को ऐसे विदा कर देते हैं कि उनके सर से भार उतर गया। किस दुनिया में हम जी रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कभी सोचा है? बहनें, आप सोच सकते हो कि जो हमारे साथ हो रहा है, मुझे नहीं पता है कि ये कितनों के साथ हो रहा है, लेकिन जो जो सुन रहा है, कभी सुने तो काश अपने खुद के बच्चों के साथ ऐसा मत करना, चाहे आपको कोई भी आहुति देनी पड़े। कंटिन्यू करूँगी। मैं यहाँ रह तो नहीं सकती, रहना न सही आधार तो है जिस पर तुम मानसिक रूप से टिक सकती हो। रहने के साथ साथ तो झंझट भी आती हैं। बर्तनों के खड़खड़ करने वाली बात अक्सर आधार ही खिसक जाता है। जो मुख्य चीज़ है वह जो तुम्हारे जीवन को कोई अर्थ दे सकता है और जो तुम्हारे अवचेतन में तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भी बना बैठा है, वह है बेटे के जीवन को संभालना। जो अपूर्ण तुम्हारे जीवन में रही, जो चूकें हुई वे उसके जीवन में न हो, पर मन को एकाग्र करो। कुछ खास नहीं हुआ है, तुम सिर्फ गिर पड़ी हो, उठो, संभलो, फिर चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। अब फिर बोलो, मुझे अपने संग रखना। उसकी आंखों में आंसू चमक आए, भीतर का तैस कड़वाहट घुल गए। उन्होंने उसे चिपका लिया। उसकी आंखों से पनाले बह निकले, उनकी कमीज को भिगोने लगे। आंसुओं के गीलेपन के पार जो था वह साफ धुला हुआ था। प्रेम प्रकाश भी, वह स्वयं नहाई जैसी निकल आई थी। मैं जल्दी ही बाहर नौकरी पर जाऊंगी, बेटे को साथ लेकर जाऊंगी और फिर उसे घर लौटूंगी नहीं। प्रेम प्रकाश की कमीज से ही गीली आंखों को पोंछते हुए उसने कहा। उन्होंने उसकी पीठ थपथपा दी। अंत में बोले, मेरी घायल चिड़िया। धन्यवाद। ऐसे शब्द हैं, ऐसे वाक्य हैं जो इंसान सिर्फ महसूस कर सकता है, लेकिन धन्य हैं वो कवि जिन्होंने उनको वाक्यों में पिरोकर हम सब के लिए प्रस्तुत किया। धन्यवाद आज के लिए।